दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम एम पॉलिटिकल जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक, इसकी जो चैप्टर नंबर 2 है इसको कवर करेंगे। चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम जो इसकी जो डिमांड पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, क्या क्या उसकी कंपोजिशन थी, वर्किंग क्या थी, कमेटीज़ कौन कौन सी बनाई गई थी, और कब ये इनेक्ट किया गया था, और कब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स किया गया था, इन सभी टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि आखिरकार एक संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर इसको हम डेली लाइफ से देखें तो ऐसे अगर कोई भी एक सोसाइटी में अगर रूल्स बनाने होते हैं तो उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो पॉइंट्स हैं, उनके ओपिनियन हैं वो लिए जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें भी जो हमारे कंट्री के पीपल्स थे उनके सभी के जो ओपिनियंस थे उसको इंक्लूड करना ज़रूरी था। इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी इसमें वो सभी मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड किए जाएंगे इंडिया की पॉपुलेशन के द्वारा। तो सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, वो पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। और पहली बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसने ऑफिशियली ये डिमांड की थी 1935 में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बनाई जाए, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पर ये डिक्लेयर किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का, एक स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो केवल और केवल भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो पूर्णतः ही भारतीय लोगों द्वारा बनाया जाएगा। इस चीज़ की जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की, वो ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर ली थी अगस्त ऑफर 1940 में। इसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल और केवल इंडिया के लोगों द्वारा ही बनाया जाएगा, और जिसके लिए 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे एक प्रपोजल लेकर कि टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया तो जाएगा लेकिन कब? जब क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा, जो 1940 में ये जो डिमांड थी संविधान सभा को बनाने की, इसको इन्होंने एक्सेप्ट क्यों कर लिया था ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि इसी समय पर इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने लॉन्च किया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और ये एक वो पीरियड था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो इसमें जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि इंडियंस भी अब ब्रिटिशर्स की हेल्प नहीं करेंगे इस वॉर में, तो इसीलिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अगर हम उनको कुछ एक ऐसी उनकी अगर बात मान लेते हैं तो हाँ, हो सकता है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारा सपोर्ट करें। और ब्रिटेन पे ये प्रेशर भी था, चाइना है, यूएस और रसिया की तरफ से, कि इंडिया को सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड किया जाए, कि उसकी जो हेल्प है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ब्रिटिशर्स के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो पैसिफिक ओशन में जो जापान है वो कहीं ना कहीं साउथ एशिया में आ चुका था, और आखिरकार जो म्यांमार वाले रास्ते से है वो इंडिया में एंटर करने वाला ही था। और अगर वो इंडिया में एंटर करता है तो ब्रिटिश की जो पावर है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। तो इसीलिए इस युद्ध में इंडिया की हेल्प जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो इन्होंने अगस्त ऑफर में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तुम्हारा जो संविधान है वो बनाया जाएगा, लेकिन कब बनाया जाएगा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद में क्रिप्स का एक प्रपोजल आता है, और क्रिप्स जब भारत आए थे जो 1942 में, तो ये जो प्रस्ताव लेके आए थे, तो इन्होंने जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि एक जो इंडिया है, इंडिया को 2 भागों में बांटा जाए, एक पाकिस्तान और एक दूसरा पार्ट इंडिया। तो इस 2 पार्ट में जो उनकी डिमांड थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने इसमें रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है इसी रो में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? 1946 में। तो यहाँ से एक सीक्वेंस है कि अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। स्टेफोर्ड क्रिप्स कब आए थे भारत? 1942 में। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था तो इसमें 3 मेंबर्स थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, और जो तीसरे थे वो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो है वो भारत आए थे, और इसी प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के ही अंतर्गत हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको बनाया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा है उसको किसके तहत बनाया गया है? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अकॉर्डिंग ही जो संविधान सभा है उसको बनाया गया था।
नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कौन कौन होगा, कितने मेंबर्स होंगे, किस किस को इंक्लूड किया जाएगा और इनकी जो मेंबर्स हैं वो किस बेसिस पे इनको इलेक्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ को जो कैबिनेट का जो मिशन प्लान आया था 1946 में, कि मिशन CMP जो आया था 1946 में, उसमें एक डिटेल्ड प्रोविज़न थे। और इसमें डिटेल प्रोविज़न ये थे कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसमें कितने मेंबर्स होंगे और किस स्टेट को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो जो संविधान सभा थी इसको बनाया गया था नवंबर 1946 में अंडर दी स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय दी कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसी के तहत इस संविधान सभा को बनाया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो किसके अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन प्लान के तक। तो इस प्लान के अंतर्गत क्या था कि जो टोटल सीट जो थी, स्ट्रेंथ थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 389 फिक्स की गई थी। 389 जो सीटें हैं वो फिक्स की गई थी संविधान सभा की, जिसमें से 296 सीटें हैं वो दी गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए। ब्रिटिश इंडिया मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिश का उस समय पे कंट्रोल था इंडिया में, उस एरिया को टोटल जो सीटें थी वो 296 दी गई थी। जबकि बकाया जो 93 सीट थी वो प्रिंसली स्टेट्स, जो देसी रहे थे, जो राजा थे उस समय पे, राजा रजवाड़े जो थे, उनके लिए जो है वो 93 सीटें रखी गई थी। अब इन 296 सीटों में से 4 सीटें जो थी वो चीफ कमिश्नरीज थी उस समय पे, जो 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे आज के समय पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ऐसे पहले चीफ कमिश्नरीज थी। ये 4 कौन कौन सी थी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ज और दिल्ली। तो ये जो 4 चीफ कमिश्नरीज थी, यहाँ से 4 मेंबर इलेक्ट होने थे। तो टोटल मिला के जो 296 सीट दी गई थी सभी जो प्रोवेंसेस और चीफ कमिश्नरीज को मिलाकर। ईच प्रोवेंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अलॉटेड सीट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, दैट इज। अब जो सीट दी गई थी हर प्रोवेंसेस को, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स या प्रोवेंसेस थी, इनको जो सीटों का विभाजन किया गया था जो उन्हें दी गई थी वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। और पॉपुलेशन में कितनी, कि हर 10 लाख पे 1 सीट को रखा गया था। अब तो मैं यहाँ याद रखने की ज़रूरत ये है कि मोटे तौर पे, क्योंकि 389 जो सीटें हैं वो एक कभी पेपर में खैर पूछा नहीं जाता कि टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कितनी एलोकेटेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। लेकिन जिस समय पे जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की लगभग 40 करोड़ और हर 10 लाख पे 1 सीट रखी गई थी। तो इस हिसाब से टोटल जो सीटें होती हैं वो लगभग जाके होती हैं 400 सीटें। तो एक राउंड फिगर में याद करना है कि 440 करोड़ पॉपुलेशन थी और 400 के आसपास जो सीटें हैं वो दी गई थी। ठीक है, अब जो सीटों का जो डिवाइड किया गया था, डिवीज़न किया गया था, वो हर जो कम्युनिटीज़ थी उस समय पे उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। जैसे कि मुस्लिम और सिख और जनरल, जो कम्युनिटीज़ मुस्लिम और सिख में नहीं हैं, इनके अलावा सभी कम्युनिटीज़ को जनरल में कंसिडर किया गया था। तो 3 कम्युनिटी के बेसिस पर सीटों का डिवीज़न किया गया था। और प्रिंसली स्टेट्स के केस में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेटेड किए जाएंगे। अब क्या है कि जितने भी प्रोवेंसेस थे वहाँ तो इलेक्शन कंडक्ट होगा और उस इलेक्शन के माध्यम से ही वहाँ की जो मेंबर्स हैं वो चुनकर आएंगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स में जो 93 सीटें रखी गई थी और यहाँ इनकी जो देसी रियासतें थी, इनके राजाओं को पूरा एक अधिकार था, वो किसी भी व्यक्ति को चुनकर भेज सकते हैं। तो यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये केवल नॉमिनेशन के बेस पर थी 93 सीटें। तो इसी हिसाब से देखें तो जो हमारी संविधान सभा थी ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। इसमें आधे मेंबर्स तो प्रिंसली स्टेट्स के केस में तो जो मेंबर थे वो केवल नॉमिनेट होकर आए थे, जबकि प्रोवेंसेस के केस में इलेक्शन हुआ था। और ये इलेक्शन भी हुआ था वो क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। कि अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे प्रोवेंसेस से जो इलेक्ट होकर आए थे, क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे या इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली यहाँ इनको सीधे तौर पे जो भारत की जनता है, इंडिया की पॉपुलेशन है, उन्होंने इनको इलेक्ट करके नहीं भेजा था, बल्कि जो स्टेट की असेंबलीज थी, जैसे आज के समय पे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ऐसे ही उस समय पे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनके मेंबर्स के द्वारा जो संविधान सभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, इन्होंने ही इलेक्ट करके भेजा था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस हिसाब से जो इलेक्शन जो किया गया, कंडक्ट किया गया था अगस्त 1946 में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यही कि संविधान सभा को किसके तहत बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में
टोटल सीटें कितनी रखी गई थी? 389। और सीटों का जो रिजर्व की गई थी वो किस आधार पर की गई थी? तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट को रखा गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो पार्टली इलेक्टेड थे और पार्टली नॉमिनेटेड थे, और ये सब कंडक्ट किया गया था इलेक्शन इनडायरेक्टली। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसकी वर्किंग्स की तरफ। तो अब यहाँ तक जो कंपोजिशन है एक बनकर तैयार हो जाता है कि कितने मेंबर्स होंगे और किस हिसाब पर उनको चुनकर भेजा जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट टॉपिक, कि इनकी जो वर्किंग प्रोसेस होगी वो क्या होगी। अच्छा, इलेक्शन भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो रिजल्ट आया था वो इस हिसाब से आया था कि टोटल 389 जो सीटें थीं, जिसमें से 296 जो है प्रोवेंसेस को रखी गई थी, मतलब ब्रिटिश इंडिया के लिए दी गई थी, और 93 सीटें जो थीं, 93 जो सीटें रखी गई थी वो रिजर्व की गई थी किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद में जो कांग्रेस है उसने 208 सीट जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने 73, और 15 जो थे वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, इलेक्ट होकर आए थे। जबकि प्रिंसली स्टेट्स को जो 93 सीटें दी गई थी, इन्होंने संविधान सभा से दूरी बनाए रखा था। कारण इसके पीछे ये भी था कि इनको डर था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनेगा और ये अगर उसका हिस्सा हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उन पर भी लागू किया जाएगा, और वो ऐसा चाहते नहीं थे कि ये जो भारत का जो संविधान बनेगा वो उन पर लागू हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या है कि संविधान सभा से अपने आप को दूर रखा था। और असेंबली में सभी सेक्शन थे हमारी सोसाइटी के, वो इंक्लूडेड, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, और यहाँ तक कि वुमेन्स थी, वो भी इलेक्ट होकर आई थी। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो जैसे सुचेता कृपलानी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसी कुछ और वुमेन्स थी जो संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। अब वर्किंग की बात करें हम इसकी कि कैसे जो प्रोसेस रहा था या क्या प्रोसेस रहा था इनकी काम करने का, तो पहली मीटिंग जो कंडक्ट की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग 73 सीटें जीत कर आई थी, उसने इस मीटिंग से बॉयकॉट कर दिया, अपने आप को दूरी बनाए रखा, क्योंकि इनकी यहाँ केवल एक यही डिमांड थी कि कैसे भी करके पाकिस्तान जो है वो बनवाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि एक कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बने या एक ही संविधान सभा हो, और ये संविधान सभा केवल भारतीयों पर हो। इसीलिए ये अटेंड की गई थी केवल और केवल 211 मेंबर्स के द्वारा। अब तक की जो इलेक्शन हुआ था उसमें केवल क्या है कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके केवल मेंबर्स ही इलेक्ट हुए थे। अब इस पूरी असेंबली की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए किसी न किसी को चेयरमैन बनाना ज़रूरी था, और जबकि चेयरमैनशिप के लिए कोई इलेक्शन नहीं किया गया था, तो बात उठी थी कि अब किस व्यक्ति को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांस में एक प्रोसेस चलती है, एक रिचुअल है कि जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन होता है, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसी के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट के पद पे इलेक्ट कर देते हैं, उसे चुन देते हैं। तो ऐसे ही अगर देखा गया था कि संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा को ही फिर टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था, जब तक कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे इलेक्शन नहीं हुआ था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के पद पर, और साथ ही साथ 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। तो कौन थे? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो पहली जो मीटिंग, इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है कि पहली मीटिंग कराई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के द्वारा उनके थ्रू चुना गया था, और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है क्या। तो जब ये सब प्रोसेस चल रही थी तो सबसे पहले बात ये उठी थी कि जो हमारा संविधान बनाया जाएगा वो किन किन बातों पर आधारित, किस सिद्धांतों पर आधारित होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि किसके बेसिस को या किन किन आइडियोलॉजीज़ को हम मानेंगे या उनमें ध्यान में रखते हुए हम अपने संविधान को बनाएंगे। तो क्वेश्चन को मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकर आए थे, और इसको असेंबली ने अडॉप्ट किया था कब? 22 जनवरी 1947 को। इसमें पहले इसको मूव किया गया था, सबसे पहले इसको लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसमें बताया गया था कि किन आधार पर, कौन कौन से फंडामेंटल्स या फिलॉसफी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस होगा। लेकिन चाहते तो
13 दिसंबर 1946 को ही इसको पास किया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और जो भी सीनियर लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने इस पास करने से इसको रोका इस वजह से कि जो मुस्लिम लीग अब तक बॉयकॉट कर रही है कि वो शायद हो सके कि वो इसमें संविधान सभा का वो हिस्सा बन जाए। तो जब वो संविधान सभा की जब हिस्सा बन जाएगी तो उनके विचारों को भी इसमें जोड़ा जाएगा संविधान में। तो इसी वजह से इसको तुरंत पेश नहीं किया गया था, लास्ट में पेश किया गया था जनवरी 1947 में। तो इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या बताता है कि बताता है कि इंडिया एक कैसा होगा, एक सोवरेन और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर और स्टेट्स, स्टेट और सेंटर के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, बैकवर्ड है, ट्राइबल हैं, डिप्रेस्ड पीपल हैं और अदर बैकवर्ड क्लास के जो भी पीपल्स हैं इन सभी को ध्यान में रखा जाएगा, इनकी सेफगार्ड्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, और हमारे देश की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। साथ ही साथ ये एक हमें गारंटी देता है भारत के सभी लोगों के लिए कि उन्हें सभी को न्याय मिलेगा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जो जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा वो किन के बेसिस पे, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेसिस पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज़ की ये गारंटी देता है। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बाद में चल के क्या है कि हमारे प्रीएम्बल के फॉर्म में एडोप्ट किया जाता है, और साथ ही बताता है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर जो समान अवसर दिए जाएंगे, फ्रीडम होगी थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ, फेथ और ऑनरशिप की। इट्स मॉडिफाइड, जो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन ही हमारे प्रेजेंट की जो प्रीएम्बल है वो हमें बताती है। प्रीएम्बल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी बुक्स का एक इंडेक्स होता है, और वो इंडेक्स जो भी उस बुक में जो भी कंटेन है, जो भी मैटर है, उसके बारे में एक शॉर्ट में बताता है कि ये जो बुक लिखी गई है, ये बुक है किस किस बेसिस पर आधारित है, क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। तो ऐसा ही हमारे जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन किन बातों पर आधारित है। इसको एडॉप्ट किया था असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। अब जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी एडॉप्ट कर लिया था, उसके बाद में जो मुस्लिम लीग थी, जब मुस्लिम लीग्स को ये लगने लगा था कि हाँ अब हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जा रही है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, तो वो भी बाद में धीरे धीरे करके संविधान सभा का हिस्सा बनना शुरू हो गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स, जो 93 सीटें जिनको दी गई थी, जिसने संविधान सभा से अपने आप को दूर रखा था, वो भी असेंबली का पार्ट बन गए थे। अब ये जब असेंबली का पार्ट बने थे तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। उसमें क्या चेंजेस किए गए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में? पहली तो यही कि जो असेंबली था उसको पूरी तरीके से एक सोवरेन बॉडी बनाया गया था। सोवरेन बॉडी बनाने के पीछे ये था कि अगर ये सोवरेन नहीं है तो ब्रिटिश का अभी भी इस पर कंट्रोल रहेगा और ये पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसको पूरी तरीके से एक सोवरेन बॉडी बनाया गया था। दूसरी बात, इस असेंबली के पास एक पावर थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ जो बनाया गया था उसको चेंज कर सकती है, साथ ही साथ उसको ख़त्म भी कर सकती है। ये इसके पास अब पूरा एक राइट इनको मिल चुका था। ये असेंबली साथ ही दो काम कर रही थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी ये कवर कर रही थी, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। जैसे कि दो अलग अलग जो काम है वो एक साथ करती थी। ये पहला क्या है कि हमारे देश के लिए क्या है कि लॉ बनाना, कानून बनाना, साथ ही साथ जो ऑर्डिनरी लॉज थे वो भी ये पास कर रही थी। और ये दोनों ही जो काम हैं वो अलग अलग दिन किए जाते थे। जैसे ये जो प्रोसेस रही थी वो चालू रही थी 26 नवंबर तक। जैसे कि जब कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के फॉर्म में जब ये मीटिंग होती थी तब इसकी अध्यक्षता की जाती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मतलब जब कभी भी संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए जा रहे थे उसको अगर पास किया जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर कोई भी पास किया जाएगा तो उस समय पे जो चेयरमैनशिप होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जबकि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो पास किया जाएगा हमारे कंट्री के लिए तो उस समय पे जो असेंबली के प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? जी.बी. मैवलंकर। मैवलंकर। तो इस तरीके से जो हमारी संविधान सभा थी उसके दो प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जी.बी. मैवलंकर। बाद में चल के
इस जो मुस्लिम लीग थी उसने अपने आप को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से मतलब विड्रॉ कर लिया था। जब इसी असेंबली की वर्किंग के दौरान बहुत सारे दंगे हुए थे, ज़्यादातर जो दंगे हुए थे वो बंगाल और बिहार वाले रीजन में हुए थे, बंगाल और बिहार। और भी कई ऐसे जगह देखी गई थी जहाँ हिंसा देखी गई थी। तो इसीलिए जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि खून खराबे से बढ़िया है कि इनको इनका पाकिस्तान दे दिया जाए। और जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अब देखें कि और भी ऐसे कुछ फंक्शंस थे जो हमारी संविधान सभा परफॉर्म कर रही थी, जैसे कि उसी समय पे इंडिया की मेंबरशिप थी, इंडिया ने जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी उसको भी रेटिफाइड कर दिया था। अच्छा, जब कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप को जब रेटिफाइड किया था तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा था कि क्या अभी भी जो इंडिया है वो पूरी तरीके से सॉवरेन है या ब्रिटिश की एक कॉलोनी तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ जो है ये एक ग्रुप ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था और इसमें वो सारी कंट्रीज़ थी जो कभी ना कभी ब्रिटिश की कॉलोनी रही थी। तो इसीलिए जब इसको इनकी मेंबरशिप जब इस पर साइन किया, रेटिफाई इसको किया गया था, तो इंडिया ने यहाँ सब साफ कर दिया था उस समय पे कि ये बिल्कुल एक फ्रीली इसको ज्वाइन कर रही है और जब चाहे तब इससे अपने आप को दूर कर सकती है। नेशनल फ्लैग है वो एडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे 24 जनवरी 1950। तो ये 3 काम जो है वो 24 जनवरी 1950 को कब किए गए थे? एक तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किए गए थे। नेशनल फ्लैग को जबकि 22 जुलाई 1947 में ही एडॉप्ट कर लिया था। तो टोटल देखें अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो संविधान सभा को के टोटल 11 सेशन हुए थे और 11 सेशन में 2 साल 11 महीने 18 दिन का करीब समय लगा था इस पूरे संविधान को बनाने में। और ये संविधान जो बनाया गया है लगभग 13 जो 60 कंट्रीज़ हैं, इन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को विजिट करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसमें 64 लाख के करीब खर्च हुआ था। और जो फाइनल सेशन जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को भी, और कुछ प्रोविज़न्स जो थे वो इस डेट को लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जो संविधान लागू किया गया है वो 24 जनवरी 1950 से लागू किया गया है। अब इतना बड़ा जो संविधान लिखा जाना है, जिसमें कि लगभग जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, तो और इतने बड़े, तो क्या हुआ कि जो असेंबली थी उस असेंबली को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया था। तो ऐसे ही बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी और जो मेजर कमेटीज़ थी, जस्ट अ मिनट, ये जो कमेटी हैं ये सॉरी ये गलत हो गया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये जो हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। जो 8 मेजर कमेटीज़ हैं वो हैं, जैसे कि पहली जो थी यूनियन पावर कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इन दोनों की जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट कमेटी जो थी वो थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन जो थे वो थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है एक कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी, और इस एडवाइजरी कमेटी के अंडर भी कुछ सब कमेटीज़ थी। तो जैसे एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल, और जो एक्सक्लूडेड एरियाज़ थी, एक्सक्लूडेड एरियाज़, इसके चेयरमैन जो थे वो फिर से कौन थे? सरदार पटेल। और इसी में जो सब कमेटी थी जो इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स पर जो सब कमेटी बनाई गई थी, इसके चेयरमैन थे जेपी कृपलानी। और माइनॉरिटीज़ पे जो कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी। और भी थी, जैसे रूल्स कमेटी थी, रूल्स कमेटी, यहाँ लिख लेते हैं, रूल्स कमेटी। इसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और थी स्टीयरिंग कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थी, राजेंद्र प्रसाद। और भी बहुत सारी कमेटीज़ थी, जैसे अगर एक लिंग्विस्टिक पे बनाई गई थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी पे, जिसके जो चेयरमैन थे एस.के. धर। और हाउस कमेटी थी बी. पत्ता भाई सीतारामैया। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी बनाई गई थी नेशनल फ्लैग पर, तो उसके भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने लिखी ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी हमें जो चेयरमैन्स हैं वो हमें याद करने हैं, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना है, इसको कब बनाया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। इसको एक टास्क दिया गया था कि एक ड्राफ्ट जो है, हमारा जो नया संविधान बनाया गया, तो उसका जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करना है। अब ड्राफ्ट की क्या कि कौन सा जो प्रोविजंस है उसको कहाँ रखा जाएगा। जो आज हम देखते हैं कि हमारे जो पार्ट्स में डिवाइड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि पहले रखा गया कि यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में, दूसरा क्या कि सिटीजनशिप के बारे में रखा गया, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल DPSP है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको तो बाद में इंक्लूड किया गया था। तो इस तरीके के जो सीक्वेंस रखा गया है, तो यही जो ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। इस कमेटी में टोटल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स थे, और 6 महीने से भी कम समय में इसने पूरा जो ड्राफ्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर दिया था। तो डॉक्टर बी.आर. इसमें कौन कौन मेंबर्स थे वो हम देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे इस कमेटी के, और दूसरे थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, और नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये जो 5 मेंबर्स थे ये तो परमानेंट मेंबर्स रहे थे। अब जो नेक्स्ट 2 मेंबर्स हैं, जैसे एन. माधव राव, जब B.L. मित्तर ने रिज़ाइन दे दिया था इस समिति से, ड्राफ्टिंग कमेटी से, तो उनकी जगह पर एन. माधव राव आ गए थे। और ऐसे ही T.T. कृष्ण आचार्य जी जो हैं वो D.P. खेतन, इनकी जो डेथ हो गई थी 1948 में, और इनकी डेथ की वजह से जो पोस्ट खाली हो गई थी एक, तो वो आ गए थे T.T. कृष्णाचारी। तो ये जो 7 जो मेंबर्स हैं वो हमें याद करने, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग जो मेंबर्स हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं थे, कि इनमें से कौन से जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए जो 7 सदस्य हैं वो हमें याद करने हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब संविधान जो बन गया था, बारी आती है संविधान को पारित करने की। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे जिन्होंने ड्राफ्ट जो तैयार किया था, और फाइनल जो ड्राफ्ट था इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारी सभा में, कब 4 नवंबर 1948। ये डेट कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मतलब हम देख लेते हैं फिर भी। 4 नवंबर 1948 को एक ड्राफ्ट जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था संविधान सभा में। अब जब ये ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बाद में इस पर रीडिंग्स हुई थी, और ये रीडिंग्स जैसे फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकंड है, थर्ड है,
और उन रीडिंग्स में ये देखा गया था कि कौन से अपने अपने जो सुझाव हैं वो दे रहे थे मेंबर्स कि ये जो प्रोविजंस है इसको इस जगह पर नहीं, इस जगह पर रखो। तो ये इसी के लिए जो 3-4 इसकी जो मीटिंग्स हुई थी और फाइनली जो मोशन था ड्राफ्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर किया गया था और पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यही जो डेट है 26 नवंबर 1949 की, ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, जो कि बताती है एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 3 वर्ड हैं, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गेव। ये तीनों ही सेम ऐसे ही क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि कब, और ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि यहाँ 2 डेट हैं, एक तो है 26 नवंबर और एक है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और दूसरी जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन जब कभी टर्म दी जाती है कि इनेक्ट और एडॉप्ट, या कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया गया था, तो इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जबकि इनेक्ट और एडॉप्ट ये दोनों ही जो वर्ड हैं वो याद करने रटने हैं कि ये जो दोनों ही चीज़ें हैं 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जबकि एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। जो एनफोर्समेंट की जो डेट है, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारी जो डेट है वो है 26 जनवरी 1950। तो जब कभी ये पूछा जाए कि हमारा संविधान कब एनफोर्स किया गया था, तो होगा 26 जनवरी 1950, और जब पूछा जाए कि एडॉप्ट किया गया था या इनेक्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। जब ये पास किया गया था 26 नवंबर को, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे, और बकाया जो संविधान है वो 26 जनवरी से लागू किया गया था। तो जब ये लागू किया गया था 26 नवंबर को, तब इसमें एक प्रीएम्बल थी, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। ये हमें याद करना है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। नेक्स्ट जो अभी हमने देखा कि एनफोर्समेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा एनफोर्समेंट डेट है वो कब है, 26 जनवरी 1950। ये जो है वो एनफोर्समेंट डेट है कि इस दिन हमारा जो संविधान है वो एनफोर्स किया गया था। तो कुछ प्रोविज़न्स जो उनने लागू किए गए थे उसमें ये था, जैसे सिटीजनशिप की प्रोविज़न्स हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, और इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न्स थे जैसे आर्टिकल 324, पार्लियामेंट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न्स थे, मतलब आर्टिकल 379, और प्रेसिडेंट आर्टिकल 380, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 388। तो ये सभी प्रोविज़न्स जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, और बचा हुआ जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। अब ये जो डेट है 26 जनवरी 1950 ही क्यों ली गई है, ये कमेंट में बतानी है कि पूरा संविधान जो है वो 26 नवंबर की बजाय 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई थी डेट। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो संविधान सभा बनाई गई थी इसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी कि जैसे देखते हैं ना कि हर चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऐसे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तो उसमें भी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, और क्रिटिसाइज इस बेस पे कि ये पहला पॉइंट है कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कि इस जो संविधान सभा है वो मतलब भारतीयों द्वारा नहीं चुनी गई है, बल्कि उनके बिहाफ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है उन्होंने इनको चुना है। तो ये सीधे तौर पे भारतीय लोगों द्वारा नहीं चुनी गई है। दूसरी बात, ना ही एक सॉवरेन बॉडी है, सॉवरेन बॉडी, जबकि हमने पहले देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1947 का, उसमें इसको सबसे पहले ही क्या है कि इसको एक सॉवरेन बॉडी बनाया गया था। कि सॉवरेन बॉडी बनाने के पीछे क्या कारण था कि ताकि ये जो है बिल्कुल फ्रीली अपना वर्क कर सके। लेकिन फिर भी अब ये कहना है कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी जो असेंबली को अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती थी तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेते थे। तो इसी बेसिस पे ये कहा गया है कि अगर ये सॉवरेन थे तो इन्हें ब्रिटिश सरकार से परमिशन क्यों लेनी पड़ी। दूसरी बात कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लिया गया, ये बहुत एक लंबा समय है संविधान को बनाने का। डोमिनेटेड बाय दी कांग्रेस की जो डोमिनेटेड, अगर देखें तो 389 सीटें, जिसमें से 292 जो सीटें थीं, 296 जो सीटें थीं जो प्रोविंसेस को दी गई थी, उसमें से लगभग 208 मेंबर जो थे वो किसके थे, कांग्रेस के थे।
तो कांग्रेस पूरी तरीके से डोमिनेटेड थी इस असेंबली पर। लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेशन, कि जितने भी जो लीडर्स थे, टॉप लीडर्स थे, वो ज़्यादातर सभी लॉयर्स तो थे ही। जैसे BR अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पत्ताभी सीतारमैया हैं, और भी जितने भी जो मेंबर्स थे ज़्यादातर सभी वकील तो सभी थे। और डोमिनेटेड बाय दी हिंदूज़, ये जो बेसिकली पॉइंट है कि डोमिनेटेड बाय दी हिंदूज़, ये एक जो एक ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा दिया गया था, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल देने के लिए। कि जैसे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के द्वारा जो डिमांड की गई थी कि उन्हें क्या है कि एक सेपरेट नेशन की उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने इस चीज़ को करा था कि जो असेंबली है इसमें ज़्यादातर जो है वो हिंदूस हैं, कि इसमें मुस्लिम्स को नहीं जोड़ा गया है। और इसीलिए ये जो बनाई जा रही है वो बेसिकली क्या है कि हिंदुओं के हित में ज़्यादा प्रोविजंस हुए इसमें जोड़े गए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट रहता है, लास्ट टॉपिक है, वो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट को एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कोई भी एक प्रोविज़न पूरी तरीके से पास कर दिया जाता था तो उस पर एक सील लगाई जाती थी, और वो सील का जो सिंबल था वो था एलिफेंट। और ये है सर BN राव, ये एक लीगल एडवाइज़र थे। नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी रहे थे वो थे HB अयंगर, और चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली SN मुखर्जी। अब यहाँ पे दो जो नेम है, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा और वसंत कुमार वैद्य और नंदलाल बोस, ये इन्होंने क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसकी जो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया है, इंग्लिश की इटैलिक स्टाइल है, वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रैजादा ने। और दूसरी जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी की गई है वो वसंत कुमार वैद्य और नंदलाल बोस ने। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है दूसरा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे।